हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। और ये सवालों के संग्राम का हिंदी सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग 5 चैप्टर को देख चुके हैं, जो लगभग 40 मिनट का वीडियो है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये संपूर्ण हिंदी का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, 4 चैप्टर को देखेंगे। उसके बाद जो पार्ट थर्ड रहेगा उसमें हम लोग 4 चैप्टर देख के ये पूरा ख़त्म करेंगे सीरीज। ठीक है। ये जो चैप्टर है, जो इसका नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, महान रेवोल्यूशनरी भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। एक महान क्रांतिकारी जो भारत में कभी शायद दोबारा जन्म नहीं लेंगे, ऐसे क्रांतिकारी। एक लेख और एक पत्र, जिनका रचना है, वो किनका रचना है, यह है भगत सिंह जी का। किनका है? भगत सिंह जी का। आगे देखिएगा। भगत सिंह जी के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह के किसके सहयोगी थे? तो इनका जो एक समझ लिया कि इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, तो ये किनके सहयोगी थे? ये थे लाला लाजपत राय जी के। आगे देखिएगा। भगत सिंह जी ने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो गठन किया था, वो कब किया था? तो 1926 में इन्होंने ये गठन किया था। आगे देखिएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? इन्होंने हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियां शामिल हुए थे? ठीक है। तो उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने रेवोल्यूशनरी वाला काम शुरू कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो उनको ये 1921 में हुआ। मोह भंग का ये अर्थ हुआ कि भगत सिंह जी को लगने लगा कि कांग्रेस और गांधी जी से हट के अपना राह अपनाना चाहिए स्वतंत्रता के लिए। तब हमें जल्दी से और आसानी तरीके से हम लोग क्या मिल सकते हैं, जैसे कि गांधी जी का जो तरीका था वो क्या था कि अहिंसा वाला था, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी पथ पे चलता था। गांधी जी को क्या और लेकिन भगत सिंह जी को क्या लगता था कि अगर हमें जो आज़ादी है वो मांगनी नहीं, छीननी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने 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 रास्ते पे निकल पड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो उन्होंने किसके पार्टी की तरफ आकर्षित हुए? गदर पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। आगे देखिएगा। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप सबको पता है कि ये बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। भगत सिंह जी की शहादत कब हुई थी? तो इन्होंने इनका जो ये कब शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। ठीक है। आगे देखिएगा। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो ये किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? इनका पत्रिका का नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। आगे देखिएगा। भगत सिंह जी के हृदय में किस भावना का कोई अधिकार नहीं था? तो उनके मन में प्रेम का कोई अधिकार नहीं था, कोई स्थान नहीं था। उनको लगता था कि प्रेम करने से इंसान कमज़ोर होता है, और उनके लिए इस सब चीज़ों के लिए अभी वक्त नहीं है। ठीक है। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो उनको आत्महत्या जो है वो क्या लगता था कि घृणित एवं कायरतापूर्ण कृत्य मानते थे। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आगे देखिए। भगत सिंह जी को अपने लिए सजा संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह जी को लगता था कि उनको मृत्युदंड मिलेगा, और ऐसा ही हुआ था। ठीक है। आगे देखिए। प्रिंस क्रिप्टोफकिन कौन था? तो एक तरह का ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री के विद्वान थे, और जिनको बराबर ये भगत सिंह जी पढ़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। भगत सिंह जी को फांसी दी गई, कब दी गई थी इनको फांसी? 23 मार्च 1931 में दी गई थी। आगे देखिएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह जी। आगे देखिए। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे इनके संस्थापक संपादक। आगे देखा। भगत सिंह जी का जो जन्म था वो कब हुआ था? भगत सिंह को जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। आगे देखिएगा। भगत सिंह जी के चाचा का नाम था, इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। ठीक है। आगे देखिएगा। विद्यार्थी एवं राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये भी लिखा हुआ है किनके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मतवाला जो निकलता था वो निकलता था कोलकाता से निकलता था, यानी कलकत्ता से निकलता था।
आगे देखिए, भगत सिंह जी प्रभावित थे। भगत सिंह जी किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका जो इकोनॉमिक्स को लेकर जो उनका सोच था, भगत सिंह जी को काफ़ी प्रभावित करता था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसका लेख है एक किसका है? ये भगत सिंह जी का है। बंदी जीवन की किसकी कृति है? तो बंदी जीवन कृति है सचिंद्र नाथ सन्याल की। आगे देखिएगा, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? आप सबको पता होगा कि भगत सिंह जी ने सुखदेव को पत्र लिखा था। आगे देखिएगा, कबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये जो दो नाम है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ये थे इनके भाई थे, भगत सिंह जी के भाई थे। आगे देखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो ये करते थे प्रताप का। ठीक है, जिससे कि कौन जुड़े हुए थे? भगत सिंह जी जुड़े हुए थे। आगे देखिए, भगत सिंह जी के अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो ये कौन से दिन को फेंका था, यानी कौन से साल में फेंका था? उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अगला हम लोग चैप्टर देखते हैं, वो उसका नाम क्या है? ओ सदा नीरा। आगे देखते हैं हम लोग, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो क्या है वो? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये आता है निबंध के तौर पे आता है। आगे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या था? क्या थे? एक नाटककार थे। क्या लिखते थे ये? नाटक लिखते थे। आगे देखिए, यानी ड्रामा लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। आगे देखिएगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आप सबको पता होगा, आप बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो, कि जंगलों का कटना ही सबसे मेन कारण है इस बाढ़ का। ठीक है, आगे देखिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो वो मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। आगे देखिए, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का संस्थापना था? किस वंश का शासन था? तो किनका था? कर्नाट वंश का शासन था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो उन्होंने नील का खेती के लिए विस्तार किया था, जिससे कि कपड़े रंगाने का डाई होता था। आगे देखिए, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 में उनको ये सामना करना पड़ा था। आगे देखिए, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो एक तरह का नियम आप समझ लीजिए कि नील के खेती में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कब किया गया था? 18वीं शताब्दी में। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी आप सबको पता होगा कि कौन थे? एक शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो ये कौन सा है? ये कोणार्क जो है वो इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है, यानी जो ड्रामा लिखा हुआ कोणार्क किनका है? वो जगदीश चंद्र माथुर का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो इनको विद्यावारिधि का उपाधि मिला है इनको। आगे देखिए, माथुर जी को भितिरहवा पहुंचाने पर कौन मिले? अगर जो भितिरहवा पहुंचे थे तो कौन मिले थे उनको? उनको मिले थे पुंडलिक जी। जो टीचर थे वो क्या थे? पुंडलिक जी इनका नाम था। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो आप सबको पता होगा कि इसका जिक्र काफ़ी किया गया है किताब में। तो उन्होंने कहाँ से सीखा है? कृपलानी जी से सीखा है। किससे? कृपलानी जी से। आगे देखिएगा, कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो पता होगा आपको, गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो कहाँ से आए थे ये धांगड़? ये आए थे छोटा नागपुर से। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो ये सबसे पहले आए थे चंपारण में अप्रैल 1917 में। आगे देखिए, तीन कठियों प्रथा का संबंध है। तीन कठियों कठियों नहीं, कठिया होना चाहिए यहाँ पे। तीन कठिया का जो प्रथा का है वो किससे संबंधित है? नील से संबंधित है, जिससे कि डाई निकलता है कपड़ों को रंगने के लिए। आगे देखिए, पंडई नदी कहाँ जाती है? पंडई नदी कहाँ जाता है? भिखना थोरी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में बन रहा था। कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। आगे देखिएगा, आम्रपाली यानी अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? यानी जो अम्रपाली जो एक राज्य था जिसको अम्रपाली भी बोलते हैं, वो क्या सौंपा था? वो आम्र
आम्रवन सौंपा था, यानी कि आम का बगीचा। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के जो महंत थे वो गांधी जी को कहाँ ठहराया था? वो ठहराया था एक महुए के पेड़ के नीचे। आगे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। आगे देखिएगा, वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किया था, किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। आगे देखिएगा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है? तो जो रेशमी टाई है वो इनका कृति नहीं है। आगे देखिएगा, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो कौन सा है इसमें? जो भोर का तारा है वो माथुर जी की है, इनकी इन्होंने खुद लिखा है। आगे देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो ये जो है वो किसकी है? वो है निबंध का। क्या है? निबंध का। ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर रखा गया है? तो ये किस कौन सा नदी के आसपास में ये कहानी घूमता है? वो कहानी नदी है वो गंडक। आगे देखिए, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो ये किससे है? ये है थार से, जो थार मरुस्थल है उससे विकसित है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। आगे देखिए, ओ मेरे सपने क्या है? एक तरह का ये नाटक है, एक तरह का ड्रामा है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो इनका जो आविर्भाव हुआ था वो लगभग कितना साल पहले हुआ था? वो हुआ था 2500 साल पहले। कब हुआ था? 2500 साल पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? एक ही सवाल दो बार आ गया, गयासुद्दीन तुगलक का। वो सतनीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के जो नाटककार हैं वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आई होप कि चैप्टर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सिपाही की माँ, जो जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। इसमें हम लोग को एक सिपाही के माँ के जो व्यथा के बारे में बताया जाता है। काफ़ी बहुत अच्छा कहानी लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो रंगून है वो कहाँ है? बर्मा में, जिसको म्यांमार भी कहते हैं अभी के समय में। मोहन राकेश रचित नाटक जो संकलन है उसका जो नाम है वो क्या है? आषाढ़ का एक दिन है। क्या है? आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो ये हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आगे देखिए, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो है ये सिपाही की माँ की एक पात्रा है। ठीक है, आगे देखिएगा, मानक की माँ का क्या नाम है? तो मानक की जो माँ है उनके नाम क्या है? बिस्नी नाम। कौन सा नाम है? बिस्नी। आगे देखिए, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो ये जैसे कि अलग अलग जो लड़ाई चलता है तो कौन से टाइम में गए थे? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। आगे देखिएगा, सिपाही की माँ एकांकी में किस कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ और बेटी का जो कथा वस्तु प्रस्तुत की गई, यानी जो सिपाही की जो बहन है उसके विषय में, दोनों के रिलेशन के विषय में बताया गया। आगे देखिएगा, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? आप सबको पता होगा कि ये कौन से पत्रिका था? सारिका के ये संपादक थे। आगे देखिएगा, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? किसके लिए जाती है? चिट्ठी के लिए जाती है। किसके लिए? चिट्ठी के लिए। उनका भाई का शायद चिट्ठी आया होगा, इसलिए वो गाड़ी के पीछे जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो ये मुन्नी जाती है, जो सिपाही की बहन है वो जाती है। आगे देखिएगा, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो दूध की जगह क्या मांगता है? एक सेकंड, शायद हम लोग गलत सवाल पढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक, एक सेकंड। मानक बिस्नी की दूध की जगह क्या मांगता है? तो दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो मांगती है चावल और कपड़े। ठीक है, दाल चावल। आगे देखिएगा, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल में रास्ते चलते हैं, ये किसने कहा था? ईसाई लड़की ने कहा था। कौन कहा था? ईसाई लड़की ने कहा था। आगे देखिएगा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृति मोहन राकेश जी की नहीं है? तो जो इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश और आषाढ़ का एक दिन और दरियाई घोड़ा, इनमें से चौथा नंबर इनका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो न आने वाला कल इनका रचना है। आगे देखिएगा, किसकी माँ पागल हो गई है? तो जो सिपाही की माँ है वो क्या? पागल हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, मुन्नी की जो उम्र है
वो कितना साल का है? वो लगभग 14 साल की है। कितनी की है? 14 साल की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बिश्नी की पड़ोसिन कौन है? तो जो बिश्नी की पड़ोसन वो कौन है? कुंती है। आगे देखिए, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में। तो इसका आंसर कौन है? मंगलवार। मंगलवार को ये भविष्यवाणी करती है कि भैया की चिट्ठी आएगी। आगे देखिएगा, कौन कहता है मैं इसकी लाश को लेकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ठीक है, ये कौन कहता है? सिपाही कहता है। दुश्मन का जो लाश रहता है वो क्या कहता है? इसको उठा के चील कौवे के आगे डाल दूंगा। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो जो अ, तारों के जो एक लड़की है, बगल की पड़ोसी है, एक मिनट, तारो है, उसके जो कड़ों हैं उसके मोती है तारों की तरह चमकते हैं। ये मुन्नी कहानी जो बताती है कि उसकी जो एक फ्रेंड है, उसके जो कड़े हैं उसका जो चमक चमक है वो कैसा है? हीरा जैसा है। आगे देखिएगा, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते, वो फौज छोड़कर भागता है तो गोली मार दी जाती है। ये कौन से कहानी का है? ये है सिपाही की माँ का है। आगे देखिए, मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। आगे देखिए, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर, ये उनकी कहानी है। ये उनकी किनकी रचना है? मोहन राकेश जी की। आगे देखिएगा, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना इनकी नहीं है। आगे देखिएगा, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ये लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? इनके नाम क्या है? बिश्नी नाम है। कौन सी? बिश्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है। कहाँ हो रही है? बर्मा में, यानी म्यांमार में हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ है। क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? तो बिशन देई नाम है। आगे देखिएगा, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? उनकी पड़ोसन है। कौन है? पड़ोसन। आगे देखिए, रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? रवेश एक तरह का मोटे सूते की बुनी चादर होता है। क्या होता है? जैसे हम लोग जूट का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह का होता है। आगे देखिएगा, अ, हम लोग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, 10th, 11th, 12th और 13, ये जो 4-5 चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। यानी संपूर्ण हिंदी का जो पार्ट 3 है महासंग्राम का, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? बाकी का बचा हुआ गद्य वाला चैप्टर देखेंगे। आई होप ये जो 3 चैप्टर का जो सवाल है वो काफ़ी अच्छे सवाल हैं आपके लिए और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, आपका बहुत रिवाइज हो जाएगा और आपका बहुत मदद मिलेगा एग्जाम के समय में। चलिए, धन्यवाद।